हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज के विषय को लेकर आए हैं प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली, यानी प्राचीन भारत में यह जो व्यवस्था है शिक्षा की, ये किस तरह से शिक्षा का ये विकास हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो शिक्षा का जो प्रसार जो प्रारंभ जो हुई थी वह जो था ऋग्वेद काल से ही प्रारंभ हुई थी। क्योंकि आर्य जब आए थे हमारे भारत में तब अपनी संस्कृति और अपनी संस्कृति के विकास के लिए, उसके संरक्षण के लिए और उसके प्रसार के लिए और उस शिक्षा की व्यवस्था इन लोगों ने किया था कि कैसे इसका विकास और संरक्षण और प्रसार किया जाए। तो इस तरह से उस समय जो शिक्षा जो थी ऋषि मुनियों के द्वारा ही जो है मुख्य रूप से जो है यह शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस काल में शिक्षा का जो विचार जो दिया जाता था वो मुख्य रूप से जो है बौद्धिक और नैतिक रूप से दी जाती थी। तो हम देखते हैं कि ये शिक्षा का जो किस तरह से दी जाती थी, यह शिक्षा जो है सबसे पहले देखते हैं ये बौद्धिक रूप से और एक नैतिक रूप से, नैतिक यानी नैतिक विचारधारा के अनुसार दी जाती थी। तो ये सबसे पहले शिक्षा का जो है यही विचार और यही बौद्धिक जो है विकास करने के लिए जो है ये शिक्षा की लागू किया था। तो शिक्षा का उद्देश्य इस समय क्या था? शिक्षा का जो उद्देश्य था क्या था? उद्देश्य यही था कि उसके जो है ईश्वर भक्ति की प्रेरणा, इस समय जो है ईश्वर भक्ति की प्रेरणा देना। और उस समय शिक्षा के अंतर्गत जो है धार्मिक था, जैसे ईश्वर भक्ति में इलोक क्या है, परलोक क्या है, तो इस तरह से ईश्वर भक्ति के लिए जो है काफी प्रेरित किया जाता था। यानी ईश्वर भक्ति की प्रेरणा यही जो है था। दूसरा हम उद्देश्य इसका और देखते हैं कि इसकी जो है सामाजिक तत्वों का बोध, यानी सामाजिक तत्वों का बोध करने का तात्पर्य कि समाज में जितने भी सारे कार्य हैं उसका जो है बोध कराना, सामाजिक तत्वों का जो है बोध कराना, समाज से संबंधित जितने भी तत्व हैं उसका बोध कराना। यानी गृहस्थ जीवन में कैसे लोग रहना या कैसे करना, या अपने सर्वांगीण विकास कैसे करना, या उसके आत्मनिर्भर कैसे बनना, तो सामाजिक तत्वों का बोध कराना इनका उद्देश्य था। एक और था हमारे इसका चरित्र निर्माण, क्योंकि इसका चरित्र निर्माण करना आवश्यक था, क्योंकि चरित्र निर्माण से ही जो है आगे जो है बढ़ सकता है। तो इस काल में जो है हम देखते हैं कि जो शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती थी वह जो है जो बालक और बालिकाओं को भी जो है साथ साथ शिक्षा दी जाती थी। वैदिक शिक्षा के अंतर्गत में हम देखते हैं कि क्या थे, वैदिक शिक्षा कैसी थी। यह जो है वैदिक शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, ये वैदिक शिक्षा जो तो आर्य लोग जब आए थे तो आर्य लोग क्या थे, निरक्षर थे। आर्य क्या थे, निरक्षर थे। और निरक्षर के साथ साथ हम देखते हैं कि ये लोग जो लेखन कला से अज्ञात था, क्योंकि यहाँ इस समय जो एक पीरियड में कहीं लेखन कला जो है नहीं था। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि लेखन कला से अज्ञात, यानी लेखन कला से अज्ञात था। और इसी तरह और भी हम देखते हैं इसके कारण में कि स्त्री पुरुष शिक्षा दोनों प्राप्त करते थे, यानी लड़कियां या लड़कों, स्त्री पुरुष दोनों शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का जो है विकास, शिक्षा का स्वरूप कैसा था, यानी शिक्षा का स्वरूप क्या था, मौखिक था। मौखिक रूप से जो है शिक्षा दी जाती थी। और इस समय हम देखते हैं कि गुरु और शिष्य की तुलना जो है बारिशों में जो टकराते हुए जो है मेढकों से तुलना की गई है। यानी गुरु और शिष्य के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच जो तुलना किया गया है, यानी गुरु और शिष्य के बीच जो है तुलना किससे की गई है, यानी बारिशों में टकराते हुए मेढकों से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि यह देखते हैं कि ऋषि मुनि जब जो है
जब बालक जो है नीचे बैठ करके और जो गुरु जो है शिक्षा जब देते हैं तो वह मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती है। जो मंत्रों का या जितने भी विषय है विषय को जो है मौखिक रूप से याद किए जाते हैं। तो गुरु और शिष्य के बीच की जो तुलना जो है बारिश में जिस तरह से टकराते हुए मेढक की आवाज आती है, इसीलिए उसी का जो है तुलना किया गया है। शिक्षा की पद्धति कैसी थी? शिक्षा की जो पद्धति थी, शिक्षा की पद्धति रटन थी, रटन पद्धति थी, यानी रटते थे। जिस तरह से हम किसी विषय किसी चीज को जो है हम लोग याद करने के लिए रटते हैं, उसी तरह जो है यह रटन विद्या थी। ये रटन पद्धति एक विद्या थी, रटन विद्या। तो इस तरह से देखते हैं कि इसका जो है इस जो है शिक्षा का विषय, इसका शिक्षा का विषय क्या होता था, यानी इसका विषय क्या होता था, ध्यान देखेंगे। शिक्षा का जो विषय होता था क्या होता था, ये धार्मिक हुआ करते थे। क्या होता था? धार्मिक। धार्मिक इसका विषय हुआ करते थे, क्योंकि धर्म से संबंधित ये लोग क्या है, परलोक क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यही सब विषय हुआ करते थे। इसमें गैर धार्मिक भी हुआ करते थे, इससे संबंधित जो है गैर धार्मिक विषय से भी संबंधित थे, यानी धर्म से संबंधित नहीं, ये भी विषय था। साथ साथ हम देखते हैं कि शिल्प कला, यानी शिल्प कला एक विषय था, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी भवन या किसी भी जो है कोई भवन हो या चेयर या कुर्सी या हो रथ हो, तो किसी भी चीज का जो हम जो सीखते हैं तो शिल्प कला, यानी शिल्प बनाने की कला भी एक विषय के रूप में था। क्योंकि ऋग्वेद काल में उस समय देखते हैं तक्षण कला जो है बहुत ही सम्मानित की नजर से देखा जाता था। जो रथ बनाते थे और विभिन्न प्रकार के जो है शिल्प कला में जो है काफी निपुण हुआ करते थे, जो है जिसको बोलते हैं तक्षण, यानी बढ़ी को जो बोलते हैं, तो काफी सम्मानित था क्योंकि वह रथ बनाते थे। तो इस तरह से उस समय बहुत ही तरजीह दिया जाता था। इसी के साथ देखते हैं कि जो है शिल्प कला के साथ साथ युद्ध का अध्ययन, युद्ध का अध्ययन ये भी था। युद्ध का अध्ययन, युद्ध का अध्ययन भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था ये विषय के रूप में, क्योंकि युद्ध करने की कला कौशल होनी चाहिए, यानी उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है कैसे किया जाती थी। तो युद्ध का अध्ययन भी किया जाता था, जैसे गुरु शिष्य के बीच में कैसे युद्ध करना है, कैसे तीर धनुष या तलवारीबाजी करना है, तो ये सभी जो है गुरु इसके सिखाए जाते थे। तो इस समय जो आचार्य जो हुआ करते थे, जो गुरु हुआ करते थे, सम्मानित हुआ थे। आचार्य क्या थे? आचार्य सम्मानित गुरु हुआ करते थे। यानी आचार्य कैसे होते थे? सबसे सम्मानित थे, सबसे सम्मानित, सबसे सम्मानित गुरु थे। लेकिन यहाँ एक देखते हैं कि जो मंत्र दृष्टा ऋषि जो है सबसे प्रमुख गुरु थे। मंत्र दृष्टा, मंत्र दृष्टा ऋषि, मंत्र दृष्टा ऋषि जो है सबसे सम्मानित जो है गुरु थे, सबसे प्रमुख गुरु थे, सबसे प्रमुख गुरु थे मंत्र दृष्टा। तो ये जो है हमारा जो प्राचीन भारत में जो शिक्षा एक प्रणाली है उसके अंतर्गत में जिस तरह से वैदिक काल में मंत्र दृष्टा या जो गुरु हुआ करते थे काफी सम्मानित किया जाता था। और सबसे प्रमुख गुरु जो है मंत्र दृष्टा ऋषि हुआ करते थे, जो मंत्र द्वारा जो है उसका उच्चारण किया जाता था। तो उसका जो है बहुत ही महत्व था इनका मंत्र दृष्टा ऋषि का। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है उत्तर वैदिक काल में ये ऋग्वेद काल की सभी स्थितियां थी, लेकिन जो है शिक्षा के विषय में कुछ विभिन्नता आई, क्योंकि इनका शिक्षा का जो व्यवस्था था, यानी शिक्षा धार्मिक, गैर धार्मिक, शिल्प कला, युद्ध का अध्ययन, इस तरह से वगैरह कुछ थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे हम लोग आते हैं तो उस समय देखते हैं कि सभी स्थितियां वैसा ही थी, लेकिन विषय में जो है कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे उत्तर वैदिक काल में जो है 19 विषयों की जानकारी मिलती है। और इस समय जो शिक्षा की पद्धति, शिक्षा के जो समाप्ति जब हुआ करते थे तो गुरु और जो है विद्यार्थी को पवित्र जल से स्नान कर दिया जाता था। और साथ ही साथ देखते हैं कि इसके बाद जो है वह संस्कार हुआ करता था, ये ब्रह्मचर्य की शिक्षा समाप्ति हो जाती थी। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य को जो है उस समय स्नातक कहा जाता था। सभी को नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरह से इसका नोट जो बेहतरीन बनेंगे, इसको नोट कर लेंगे।
तो यह देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले देखने को मिलती है, यानी ऋग्वेद काल के बाद जो है उत्तर वैदिक काल में जो है जावलोपनिषद में जो क्या है देखने को मिलता, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है, क्योंकि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है। इसी में जो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं आर्य ने क्या किया था अपने ज्ञान के लिए, ज्ञान और ज्ञान के साथ साथ जो है कर्तव्य, ज्ञान, कर्तव्य और अध्यात्म, इसी के आधार पर जो है, यानी इस आधार पर क्या थे, इसी आधार पर जो है इन्होंने ब्रह्मचर्य के आधार पर जो है ब्रह्मचर्य हो गया, इसके बाद जो है गृहस्थ हो गया, गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, तीसरा जो है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा जो है संन्यास आश्रम। यही संन्यास जो है ज्ञान, कर्तव्य और अध्यात्म के आधार पर जो है इन ऋषि मुनियों ने जो है इस समय आर्यों ने जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का जो है विभाजित किया था 4 आश्रमों में। तो इसका आधार बनाकर जो है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में हम देखते हैं क्या, ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है प्राय जो है जो बालक हुआ करते थे 5 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके जो है उपनयन संस्कार के बाद जो है विद्या का अध्ययन करता था और जाकर जो है गुरु के पास जाकर शिक्षा का अध्ययन करते थे। यह लगभग जो अपने जीवन को जो है वह 25 वर्ष तक जो है गुरुकुल में रह करके जो है अध्ययन करते थे। इसके बाद जो है जब पूरी तरह से ये हो जाती थी तो ये पवित्र जल से स्नान करके जो है उसे क्या किया जाता, एक संस्कार किया जाता था, जिससे स्नातक की उपाधि जो बोला जाता है। तो यह था हमारा। इसके बाद जब गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करता है तो गृहस्थ आश्रम में हम यहाँ देखते हैं कि अपनी भौतिक की अपेक्षा जो है बौद्धिक ज्ञान का एक बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जो है अपने पारिवारिक जीवन के साथ जो है अपना कैसे इस तरह से जो है रहना है या कैसे जो है कार्य करना अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर, तो यह गृहस्थ था। इसके बाद जो आता है कि वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ यानी आश्रम में जो है ये जो थे अपने घर बार छोड़ करके जो अपने गृह त्याग करके एकांत जीवन का जो है जीवन व्यतीत करता था और वहां पर जो है अपनी भगवान अपना आराध्य देव की जो है पूजा पाठ उसका जो है आराधना करता था। और ब्रह्मचर्यों को, यानी ये वानप्रस्थ जो जितने भी वानप्रस्थी होते थे, ये ब्रह्मचर्य को, छोटे छोटे बालकों को ये जो है विद्या दान देता था या उसे जो है विद्या दान के साथ साथ जो है उसे शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से वानप्रस्थ आश्रम में था। और ये देखते हैं कि संन्यास आश्रम, ये संन्यास आश्रम क्या, ये भी देखते हैं कि जो है अपने आजीवन रूप से जो है ये क्या करते, संन्यास हो जाना होते थे, पूर्ण रूप से त्याग करना, अपना जीवन को जो है संयम का जीवन था, यानी पूर्ण रूप से जो त्याग और संयम का जीवन था इस समय संन्यास आश्रम में। लेकिन उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था मोक्ष करना, यानी मोक्ष की प्राप्ति करना और साथ साथ जो ब्रह्म यानी ब्रह्म का या मोक्ष का प्राप्ति करना, यही उद्देश्य था लास्ट में अंतिम में ये संन्यास आश्रम का। लेकिन इस तरह से देखते हैं कि इस प्रकार प्राचीन मुनियों ने, जितने भी ऋषि मुनियों ने जो है मानव जीवन के जो है ये चार जो है प्रकार के जो बताए गए महान जो है पुरुषार्थ के रूप में, जैसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष, यही जो है मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जो है ये संन्यास आश्रम में किया गया था। तो इस तरह से जो है प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस मानव जीवन के बारे में जो 4 पुरुषार्थों में से एक मोक्ष की प्राप्ति का भी के लिए आश्रम व्यवस्था को आधार बनाया था। इस तरह से देखते हैं कि जो यह शिक्षा व्यवस्था था, यह शिक्षा व्यवस्था वैदिक काल के अंत देखते हैं बौद्ध और जो है जैन धर्म यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक देखते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था जो है धीरे धीरे जो है परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। क्योंकि उस समय देखते हैं कि बौद्ध मठों का भी जो है प्रारंभ हुआ। बौद्ध मठों, जैन मठ जितने भी थे सभी बौद्ध विहारों में जो है शिक्षा दी जाने लगी थी। इसके बाद देखते हैं कि जो है उसी पीरियड में जो मौर्य काल और जो गुप्त काल के लमसम में देखते हैं कि शिक्षा का जो व्यवस्था था वह अच्छा प्रबंध था।
बिहारों में मठों में भी जो है शिक्षा दी जाती थी। साथ साथ देखते हैं जब गुप्त काल आते हैं तो मंदिरों में भी जो है शिक्षा देने का प्रबंध किए जाने लगी थी। शिक्षा के प्रसार के लिए हम देखते हैं कि राजा महाराजे भी लोग जितने भी हुआ करते थे सभी शिक्षा देने का प्रयास करते थे। जैसे देखते हैं कि शिक्षा के लिए जो दान दिए जाते थे, जैसे जो है कन्हेरी के जो बौद्ध मठ है वो भी क्या करते थे, और एक और जो है संतोगी है, संतोगी के जो महाविद्यालय को जो है ब्राह्मणों को जो है क्या करते थे, गांव अग्रहार जो है गांव के रूप में दिए जाते थे। यानी उसकी जो शिक्षा के लिए जो है वह गांव को जो है दान दिए जाते थे, जिससे उसकी आमदनी हुआ करते थे और उस आमदनी से अपने जीवन निर्वाह लोग किया करते थे। तो इस तरह से जो है इस समय के पीरियड में जो है कुछ परिवर्तन हुआ, जो है विषय के रूप में जो है परिवर्तन हुआ। या परिवर्तन क्या हुआ कि इसी समय देखते हैं कि इस उत्तर वैदिक काल के अंदर देखते हैं कि जो विषय जो था वह हमारा वेद है, वेदांग है, पुराण है, उपनिषद है, ये सब जो विषय के रूप में जो है अध्ययन करने के लिए जो किया गया। इसके बाद देखते हैं और भी है, इतिहास है। तो ये सब क्या है, हमारा एक विषय है, इस विषय की जो है शिक्षा जो है दी जाती थी। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे से हुए थे। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र है। साथ साथ ये भी देखते हैं कि वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, इतिहास, ज्योतिष शास्त्र। और ज्योतिष शास्त्र साथ साथ देखते हैं कि यहाँ पर जो अध्ययन है वह मीमांसा है, मीमांसा है, तर्क शास्त्र है। यानी इस तरह से विभिन्न जो है हमारे जो है विषय के रूप में जो परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। इस तरह से में हम देखते हैं कि जो है एक जो नाम है ज्योतिष शास्त्र, यानी जो भास्कराचार्य के जो पुते हैं चंग देव ने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना करवाया था। यानी जो है भास्कर बर्मन, यानी हमारा जो भास्कर बर्मन है वो भास्कराचार्य के जो पोते हैं, इनके पोते के नाम है चांगदेव। और चांगदेव ने भी जो है एक महाविद्यालय की स्थापना किया था, यानी शिक्षा की जो व्यवस्था के लिए जो है व्यवस्था किया था। और ये इन्होंने स्थापना भी किया था, चांगदेव ने महाविद्यालय की जो है स्थापना किया और इसे जो है शिक्षा स्थापना किया। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि शिल्पों की शिक्षा के लिए अलग संस्था इस समय नहीं थी। जो शिल्प लोग अलग अलग जो हुआ करते थे उस शिल्पों की अलग अलग उसकी कोई संस्थाएं नहीं थी, बल्कि वह स्वतंत्र रूप से जो अपने बच्चों को ही जो है शिक्षा दी जाती थी। यानी जैसे किसी चीज का जो बनाना हो तो अपने अनुसार जो है उसे बताते थे। तो इस तरह से उस समय जो यहाँ साथ साथ और भी शिक्षा का जो व्यवस्था था, युद्ध है, युद्ध व्यायाम, ये सब क्या है, ये सब भी एक शिक्षा थी। युद्ध शिक्षा, व्यायाम शिक्षा, ये सब क्या है, ये भी जो है शिक्षा जो दी जाती थी ये भी प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक रूप से जो दी जाती थी। इसका अध्ययन किया जाता था, युद्ध के लिए जो है शिक्षा अध्ययन किया जाता था। और अध्ययन में क्या है, प्रैक्टिकल की जाती थी, यानी वो अपने प्रायोगिक तरीके से किया जाता था, अपने तरीके से करता। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में देखते हैं संतोषजनक स्थिति इस समय थी। इस तरह से हम देखते हैं अगला, इसको नोट करते जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन नोट्स बनेंगे। सिलसिलेवार तरीके से इसको उतार लेंगे कॉपी में। तो इस तरह से देखते हैं कि इसमें कि प्राचीन भारत शिक्षा प्रणाली कहते हैं कि इस समय जो है जो शिक्षा की जो व्यवस्था जो बौद्ध धर्म का विस्तार भी हो रही थी इस समय, क्योंकि बौद्ध धर्म के विस्तार के साथ साथ जो है भारत में बहुत सारे नगरों का भी हो रहा था। यानी बौद्ध का क्या हो रहा था, बौद्धों का जो है विस्तार हो रहा था बौद्ध धर्म का इस समय, और नगरों का भी उदय हो रहा था, नगरों का उदय हो रहा था इस समय। तो इस समय के पीरियड में देखते हैं कि जो है नगरों की स्थापना में जो है कि साथ साथ जो है कई विहारों की स्थापना हो रही थी, विहारों की स्थापना मठों की विभिन्न प्रकार हुआ करते थे। तो ये सब स्थापना इस समय हो रही थी। लेकिन इस समय हम देखते हैं कि जो है कि बौद्ध भिक्षु हुआ करते जो विद्याध्ययन के लिए अध्यापन के लिए जो है लगे रहते थे। तो इन मठों में जो है क्या है, बौद्ध भिक्षु यानी जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु जो है क्या करते थे, ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस मठों में विहारों में जो है
जो है अध्ययन करते थे। तो इस तरह से जो देखते हैं और उसी समय देखते हैं कि जो है ये शिक्षा की जो व्यवस्था थी धीरे धीरे परिवर्तन होते गया। अब बौद्धों का जो बोलबाला हो गया तो उस समय आया जो है नालंदा। नालंदा जो है ये महाविद्यालय के रूप में जो है आया, क्योंकि महाविद्यालय के साथ साथ जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय आया। विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय जो बना बाद में बना, नालंदा विश्वविद्यालय जो है बाद में बना, क्योंकि लगभग जो है 700 वर्षों तक ये रहा। इसी तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। उसके बाद है उदंतपुरी, ये सब शिक्षा का केंद्र के रूप में था। तो इस समय से जो है महाविद्यालय से विश्वविद्यालय के रूप में धीरे धीरे जो है यह परिवर्तन हुआ और शिक्षा का विस्तार हुआ। केवल भारत से ही कहीं नहीं बल्कि अन्य देशों से, यानी अन्य देशों से लोग जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है आया करते थे। तो इस काल में हम देखते हैं कि जो है जो विद्यार्थी जो बाहर से आते थे, विद्वान भी साथ साथ आते थे। ऋग्वेद काल में हम क्या देखें कि मुख्य जो उसका पाठ्यक्रम वैदिक साहित्य का अध्ययन था, लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे इस युग में जो है आते आते जो है क्या हो गया, आते आते वैदिक साहित्य का अध्ययन कम हो गया और बौद्धों का इस समय बोलबाला ज्यादा हो गया था और उसके स्थान पर अन्य विषय का समावेश हो गया, यानी विषय में भी परिवर्तन होते गया। तो विषय में जो परिवर्तन हो गया वह धार्मिक और लौकिक रूप से जो विषय हो गया, वह विषय क्या हो गया, धार्मिक यानी लौकिक। तो इस तरह से जो विषय हो गया कि धार्मिक एवं लौकिक जो हो गया, लौकिक। तो ये दोनों तरह के जो था, क्योंकि उस समय भी धार्मिक विषय था और लौकिक रूप से जो देखते हैं कि क्या हुआ कि विषयों की शिक्षा में क्या समन्वय स्थापित हुआ। तो देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं गायन। तो गाने की जो प्रवृत्ति थी, गायन वादन हो गया, गायन वादन। इसके साथ साथ देखते हैं चिकित्सा हो गया, बहुत प्रकार का था चिकित्सा विधि, क्योंकि मौर्य काल में हम देखते हैं कि जब विधि यानी काम, यानी उस समय जो है प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी, तो इसीलिए जो विधि का भी था इसका अध्ययन करना। इस तरह से देखते हैं कि इसमें बहुत सारे से विषय थे, जैसे चित्रकला हो गया, चित्रकला के बाद हम बहुत सारे से देखते हैं नृत्य, गायन वादन और नृत्य, संगीत। इस तरह से देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो है विषय के रूप में जो है परिवर्तित होना प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से जो है यहाँ पर एक और देखते हैं कि जो है विभिन्न प्रकार के जो ये विषय होते थे, विषय के साथ साथ एक देखते हैं कि जो है वसरायन जो है कामसूत्र में 64 या 64 कलाओं का जो उल्लेख मिलता है उनके ग्रंथों में। इसके अलावा जो कादम्बरी और शुक्रानीति सार और ललित विस्तार से भी 64 कलाओं का भी जो है वर्णन मिलता है। प्राचीन भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्यों के विवरण से ऐसा पता चलता है कि यहाँ की शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वह पाठ्यक्रम कैसी थी, 4 वेद थी, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उनके अनुसार 6 वेदांग थी, जो शिक्षा, कल्प, निरुक्त ये जो थे। इसी तरह 14 जो है विद्याएं थी। साथ साथ हम देखते हैं 18 शिल्पों का जो है देखने को मिलता है, यानी इस तरह से 18 शिल्पों का जो है देखने को मिलता है इनके अनुसार। तो इस तरह से साहित्यिक और पुरातात्विक विदेशी यात्रियों के विवरण से ऐसा पता चलता है। तो यहाँ ये और देखते हैं कि वेनसांग अल्बेरुनी ने, यानी वेनसांग और अल्बेरुनी ने क्या कहा, कि यहाँ पर जो भारत की जो है, यानी भारत के बारे में जो विवरण दिया है वह व्याकरण और ज्योतिष की, यानी व्याकरण और ज्योतिष की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी भारत में जो है इसकी जो है शिक्षा का भाग बहुत अधिक प्रचलन था। इन्होंने वेनसांग और अल्बेरुनी ने कहा कि व्याकरण और ज्योतिष का यहाँ प्रचलन बहुत है। बौद्ध धर्म की जो विकास के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है बिहार में कई जो है शिक्षा का केंद्र बन गए, जो आगे चल करके ख्याति प्राप्त होकर जो है छोटे छोटे महाविद्यालय बनकर जो है विश्वविद्यालय के रूप में उभरे थे,
जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदयपुरी, ऐसे जो है बड़े बड़े विश्वविद्यालय के रूप में जो है विकास हुई थी। इस तरह से देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, ये नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, ये भी प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रों में जो है नालंदा विद्यालय के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। ये सबसे पहले यहाँ तो एक क्या थे, बौद्ध विहार था। बौद्ध विहार की स्थापना कौन था, गुप्त काल में की गई थी। चीनी यात्री जो वेनसांग जो बताते हैं, यानी इसके बारे में वेनसांग क्या बोलते हैं इसके बारे में कि जो, क्योंकि ये कुमार गुप्त प्रथम ने स्थापना की थी। ये क्या कहना है कि ये कुमार गुप्त प्रथम ने जो है स्थापना की, क्योंकि गुप्त काल में भी थी। और इनके अनुसार जो है ये जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो है एक किया था। इस तरह से देखते हैं कुमार गुप्त जो है संभवतः नालंदा बौद्ध विहार को दान भी किया था। और इस तरह के बाद और भी शासक हुए, जिससे बुद्ध गुप्त, अन्य गुप्त शासकों ने भी दान किए। धीरे धीरे देखते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था के लिए राजे महाराजे जिस तरह से जो है उच्च यानी बढ़ाने के लिए जो है लोगों ने दान देना प्रारंभ किया। और इस तरह से जो है यहाँ तो विशेषकर जो है वेनसांग जब आए थे तो 6 वर्ष तक यहाँ रहे ये नालंदा विश्वविद्यालय में, और यहाँ पर अध्ययन भी किए इन्होंने। धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि भी बढ़ गई। लगभग 700 वर्षों तक जो है यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बना ही है हमारा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है वेनसांग जो है यहाँ जिस समय अपना अध्ययन कर रहे थे तो उस समय शीलभद्र आचार्य थे, उनके गोद में बैठ करके जो है ये योग की शिक्षा ग्रहण किए थे। वेनसांग की से शिक्षा लिए थे, यानी शीलभद्र से योग की शिक्षा जो है ग्रहण किए थे। शीलभद्र से, किससे, शीलभद्र से, क्योंकि यहाँ कौन थे, आचार्य थे यहाँ पर इस समय का, जिस समय आए थे। तो यह था हमारा जो है यहाँ के जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो आते थे वह बहुत दूर दूर से आते थे। जैसे कोरिया से आते थे, मंगोलिया से आते थे, जापान से आते थे, चीन से आते थे, तिब्बत से, श्रीलंका से, मतलब इत्यादि बहुत दूर दूर से छात्र लोग आते थे। और साथ साथ विद्वान भी लोग आया करते थे इस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। इसी तरह हम देखते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बना जो था वो पाल शासक जो धर्मपाल ने ही जो है के प्रयास से ही जो है 8वीं शताब्दी में जो है कि उसके बाद जो उत्तरार्ध में जो है बना था। तो धर्मपाल का नाम जो है कहा जाता है कि धर्मपाल का नाम जो है विक्रमशील था, जिसके कारण से जो है विक्रमशिला जो है नाम रखा गया। इसी के नाम पर जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन इनकी बहुत सारी इसके बारे में भी कहा जाता है कि किस नाम से जानी जाती है। लेकिन ये विक्रमशिला देखते हैं ये भी था कौन था, कोसी और जो है गंगा, यानी कोसी और गंगा के संगम पर ही अवस्थित होने के कारण इसे शिला संगम कहा जाता है। कोसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोसी और जो है गंगा के जो है संगम पर है ये। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जो है शिला संगम कहा जाता है। शिला संगम पूछा जा सकता है कि जो है किस विश्वविद्यालय को या किसे जो है शिला संगम के नाम से जाना जाता है, तो ये हमारा विक्रमशिला को ही कहा जाता है, क्योंकि कोसी और गंगा के संगम पर ये अवस्थित होने के कारण शिला संगम की संज्ञा दी गई है। इसी तरह जो है इसके बारे में जो है लामा जो तारानाथ जो है वह जो अपने कंगीर और तंगीर उनका मुख्य ग्रंथ है, उसमें एक महाबोधि मंदिर और के साथ साथ छोटे अन्य जो है 107 छोटे छोटे मंदिर भी था, इनके अनुसार कहे जाते हैं। यह लगभग 400 वर्षों तक चलता रहा। यार विक्रमशिला कितने 400 लगभग 400 वर्षों तक जो है यह चलता रहा। इसी तरह देखते हैं कि वल्लभी में बहुत ही ये था, शिक्षा का केंद्र के रूप में था। कि शिक्षा में देखते हैं कि गुजरात की जो है काठियावाड़ क्षेत्र में जो है आधुनिक जो है नाम उसका है वल नामक स्थान है, वही वल्लभी के स्थान पर यानी शिक्षा का जो है संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र के रूप में था। और इस नगर की भी स्थापना हुई। यहाँ पर हम देखते हैं मैत्रेय वंश के जो शासक था भट्टारक ने किया था, उसी ने मैत्रेय राजवंश की राजधानी वहाँ पर था हमारा वल्लभी में। इसमें हम देखते हैं कि 7वीं सदी आते आते वल्लभी एक प्रसिद्ध व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी बन गया था। उसी तरह उदयपुरी भी थे, इसी तरह शिक्षा का केंद्र के रूप में था। धीरे धीरे देखते हैं कि ऋग्वेद काल के बाद
धीरे धीरे जो शिक्षा में कुछ परिवर्तन होते गया और प्राचीन काल के अंत में हम देखते हैं कि जो शिक्षा का जो विकास है वो एक विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है पूर्व मध्यकाल में जो है नालंदा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और शिक्षा के विकास की ओर आगे बढ़ी। तो आज का क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं।